हेलो, दिस इज़ बीके माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, बेस थ्योरम की लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 5 और पार्ट 3 है। पार्ट 1 वीडियो नंबर 3 है। ध्यान रखना, जिसने वीडियो नंबर 3 नहीं देखी वो आगे मत बढ़ो, वरना समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक्स्ट्राज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसे मत छोड़ना, ठीक है? पूरी जान लगा देना। देखिए जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, 1 रुपी कॉइन की बात हो रही है। ठीक है जी, फ्रॉम अ पर्स विथ 2 कंपार्टमेंट। मतलब एक पर्स है, इस तरह से देखो, कोई पर्स है ये, और उसके अंदर 2 पॉकेट हैं। ऑलराइट, तो उस पर्स के अंदर 2 कंपार्टमेंट हैं। ये कंपार्टमेंट नंबर 1 मतलब पॉकेट 1, और ये कंपार्टमेंट नंबर 2, इस तरह से 2 कंपार्टमेंट हैं। ऑलराइट, इसमें कह रहा है वन ऑफ विच कंटेन 350 पैसे कॉइन। 350 पैसा कॉइन मतलब इसके अंदर 2 तरह के कॉइन है। एक है 50 पैसा का, ओके, ये वाले कॉइन 3 हैं, मतलब 50 पैसे वाले कॉइन जो है वो 3 हैं। एंड 2 1 रुपी कॉइन, और एक 1 रुपी वाला कॉइन है जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 50 पैसा लिखा हुआ है, ये वाले कॉइन 2 है। एंड अदर कंटेन 250 पैसा कॉइन, दूसरे वाले के अंदर 50 पैसा जिस पे लिखा हुआ है ऐसे कॉइन 2 है। ओके, एंड 3 1 रुपी कॉइन, और 3 कॉइन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 1 रुपी लिखा हुआ है। तो देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन डेटा को हमने डायग्राम के थ्रू लिखा तो क्वेश्चन इजी हो गया। ऑलराइट, अब बात आती है, बस इतनी बात है। अब ये पूछ रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन निकालना है, इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर ये आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर E1 E2 क्या होंगे। खुद सोचो, देखो 2 केस हो गए ना, एक क्या है कंपार्टमेंट 1 और एक क्या है कंपार्टमेंट 2। तो ये E1 है और ये E2 है। और ए क्या हो गया यहाँ पर? ए हो गया ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन। जो 1 रुपी कॉइन है वो निकालना, जैसे रेड बॉल निकालते थे ऐसी 1 रुपी कॉइन हो गया निकालना। तो सबसे पहला, हाँ जी गाइस, तो देखिए मैंने स्टेटमेंट आपके सामने इधर लिख दिए। ये लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। देखिए, ये वाली वीडियो वही देखें जिन्होंने वीडियो नंबर 3 देखी हुई है। बेस थ्योरम का पार्ट 1 वीडियो नंबर 3 है। अगर वो नहीं आता तो इसे देखने का बेनिफिट नहीं होगा आपको। ठीक है, सारा फंडा उसी के अंदर बताया गया है। तो E1 क्या है? इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कंपार्टमेंट 1। E2 क्या है? सेलेक्टिंग कंपार्टमेंट 2। भाई हमने या तो ये वाला कंपार्टमेंट या फिर ये वाला कंपार्टमेंट लिया होगा। पर्स की जो 2 पॉकेट है उन्हें कंपार्टमेंट यहां कहा गया है। ए क्या है? ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन। इसके अंदर साफ साफ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 रुपी का कॉइन निकाला जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। A/E1 A/E2 ये आपको कंबाइन करना आता है, ऐसा मैं वीडियो नंबर 3 में आपको बता चुका हूं। कैसे लिखते हैं? ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम कंपार्टमेंट 1। पहले लिखेंगे ए, बाद में लिखेंगे E1। इन दोनों को हम ज्वाइन करके लिखेंगे। अब निकालेंगे यहां पर हम प्रोबेबिलिटी। देखो ध्यान से, अब ये क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब कंपार्टमेंट 1। तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट हैं, 1 और 2, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और 1/2। रीजन, क्योंकि इक्वल चांसेस है, हम किसी भी पॉकेट में से पैसा निकाल सकते हैं। ऑलराइट, A/E1 इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बड़े ध्यान से देखना, इसका मतलब है ये निकालना है और ये इवेंट हो चुका है। ठीक है, कंडीशनल के अंदर हमेशा जो यहां लिखा होता है वो निकालना होता है, और ये हो चुका है। इसका मतलब कंपार्टमेंट 1 सेलेक्ट हो चुका है, मतलब इसकी बात हो रही है, और उसमें से 1 रुपी का कॉइन निकालना है। तो 1 रुपी कॉइन है कितने? 2। तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 2/5। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल कॉइन 5 है, 3 ये और 2 ये है। आया समझ? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसे यहाँ पे A/E2 इसका मतलब कंडीशनल है, ये निकालना है और ये इवेंट हो चुका है, मतलब पॉकेट 2 सेलेक्ट हो गई। इसमें से अब 1 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 1 रुपी के कॉइन कितने हैं इसमें? 3। तो 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब बात आती है, ये बेस थ्योरम का सवाल है या टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है? इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, 1 रुपी कॉइन इसने पूछा है हमसे, 1 रुपी कॉइन। तो देखो 1 रुपी कॉइन हमारा क्या है? E1 है या ये चीज क्या है? A है। तो इसका मतलब इसने हमसे पूछ ली क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इसने पूछी, तो ये सवाल टोटल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना पार्टीशन डिसाइड कैसे होता है। जो इंडिविजुअल एंटिटी होती है वो हमारे पार्टीशन होते हैं, और जो कॉमन इवेंट होता है तो इनके साथ एसोसिएट होता है वो हमारा मेन इवेंट होता है ए। ऑलराइट, तो यहाँ पे निकालना है पी ए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2, ठीक है। वैल्यूज इसके अंदर आप डाल दीजिए, ये है 1/2, ये 2/5, ब्रैकेट में रखते चले जाओ मिस्टेक ना हो, 1/2, 3/5। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 10, या 2 या 3, ये हो जाएगा 5/10 एंड 1/2 इज योर फाइनल रिजल्ट। यहाँ लिख देना बाय टोटल प्रोबेबिलिटी और फुल फॉर्म लिखना, ठीक है जी, इस तरह से है। अच्छा, कुछ टीचर ना इस फंडे को ऐसे भी बताते हैं कि देखो एक इवेंट है E1, मतलब पर्स का कंपार्टमेंट 1 एक इवेंट है, और एक इवेंट है E2, मतलब पर्स का कंपार्टमेंट 2 एक इवेंट है। इन दोनों में से हमने ए निकाला, ए मतलब 1 रुपये का कॉइन निकाला, ठीक है। और ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और ये वाला पार्ट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2। इस तरह से भी वो लोग बताते हैं इस वाली पूरी स्टोरी को। तो ये तो आपकी मर्जी है कि आपको लॉजिक समझ में आ गया। देखो हर टीचर का बताने का तरीका अलग अलग होता है, ऑल टीचर्स आर बेस्ट, ठीक है। मेन चीज है आपके दिमाग में कैसे सेट हो रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को तैयार करो जी गाइस। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखना, जब भी एक से ज्यादा इवेंट होता है तो हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, ऑलराइट। तो इसको जरा देखते हैं। कह रहा है देयर आर 2 बैग्स, फर्स्ट बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, मतलब पहले बैग में 5 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है, ये बैग 1 है। और इसके बाद बोल रहा है सेकंड बैग कंटेन 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, यानी इसके अंदर 3 वाइट है और 5 ब्लैक बॉल्स है सेकंड बैग के अंदर। ओके, ये बैग 1, ये बैग 2, ठीक है। तो ये टोटल बॉल 8 हो गई बैग 1 में, टोटल बॉल 8 हो गई बैग 2 के अंदर, ठीक है। करेक्ट, 2 balls are drawn at random from first bag and are put into second bag without noticing their color। मतलब इस बैग में से हमने 2 बॉल्स निकाली, ये 2 बॉल्स का सेट निकाला और इसके अंदर हमने पुट कर दिया, ठीक है। इसका रंग नहीं देखा, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 बातें हो सकती हैं, या तो ये दोनों व्हाइट गई होंगी, या दोनों ब्लैक गई होंगी, या एक ब्लैक और एक व्हाइट गई होगी, है ना। तो ये बन गए हमारे पार्टीशन। जितने भी केसेस बनते हैं उसे पार्टीशन कहते हैं। ओके, पार्टीशन भी अपने आप में इवेंट होता है। आगे करे देन 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, देन यहाँ लिखा हुआ है देन, इसका मतलब जब ये ट्रांसफर हो गया और इसके अंदर नंबर ऑफ बॉल बढ़ गई, देखो इसके अंदर 8 थी, 2 और आ गई, तो ये हो गई टोटल बॉल 10। इसके बाद इसमें से बॉल निकाली 2, इसने कहा 2 बॉल फिर निकालो, तो देखो यहाँ पे 2 बॉल फिर निकल रही हैं। तो इसने कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब ये जो 2 बॉल है इसमें एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये यहां पर हमारे लिए ए हो गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो जब तक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। गाइस देखिए डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा, मैंने हटा दिया है और मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखोगे तो यू विल बी इन ट्रबल, आप हमेशा परेशानी में रहोगे, क्योंकि मार्क्स आपको यही दिलाएगा। कैलकुलेशन तो हो ही जाती है, तो बड़े आराम से देखो। E1 क्या है, 2 व्हाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, ऐसा हो सकता है। E2 क्या है, 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, ये TF का मतलब ट्रांसफर्ड है, और आप TF ना लिखें, आप फुल फॉर्म लिख के आना ट्रांसफर्ड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कोई यूज ना करें, फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। और E3 का मतलब क्या है, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ए का मतलब क्या है, जो हमें निकालना है, जब बॉल ट्रांसफर हो गई उसके बाद हमें क्या एक्टिविटी करनी है, तो वो ए है। एक्टिविटी है 1 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 से निकालना है आफ्टर दीज, ऐसा होने के बाद A/E1, A/E2, A/E3 इनको कंबाइन करके लिखना है। ऐसे करके आप लिख सकते हो, आपके पास तो शीट बड़ी होगी तो एक ही लाइन में आ जाएगा सब कुछ, उसके बाद सब कुछ इस तरह से डॉट 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 करके बता सकते हो, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। देखो जब भी कॉम्बिनेशन का सवाल होगा, जब भी एक से ज्यादा इवेंट होंगे, तो या तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, एनसीआर का, ठीक है। तो एनसीआर का कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे तो आपको बेनिफिट होगा लाइक दिस। हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो E1 है ना, इसका मतलब 2 व्हाइट बॉल निकाली बैग 1 से, तो बैग 1 के अंदर व्हाइट बॉल थी कितनी, 5, तो आप निकालो 5C2, और नीचे टोटल 8C2। 8 क्यों, क्योंकि टोटल बॉल तो 8 है ना, तो ऊपर व्हाइट निकाल रहे हैं तो 5C2, नीचे 8C2। अब इसे खोल दो। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक, ठीक है, ध्यान से देखना वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक देखो ये है, जैसे यहां देख रहे हो 2 है और यहां पर भी देखो 2 है,
तो दोनों में अगर सेम होता है तो उसको 5 को ले लेते हैं और 2 बार लिख देते हैं 5 इंटू 4 रिड्यूसिंग करके। ऐसे ही 8 को 2 बार लिख देते हैं 8 इंटू 7, ये हो गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये वही चीज हो गई जो विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है। जैसे पहली व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/8 होगी और दूसरी की 4/7 होगी, तो उस तरह से आ गया। ठीक है, लेकिन ये यूज करने से बेनिफिट होता है क्या बेनिफिट होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको आप यहीं पर रोक दो, ये तो आ गया E1। अब निकालो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 ब्लैक बॉल बैग 1 से, तो ब्लैक बॉल कितनी है 3, तो वही 3C2 और टोटल नीचे 8C2 रहेगा। ओपन करो उसको, ये आ गया 3 और 2, क्योंकि देखो दोनों में सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो जब भी दोनों में सेम होता है तो हम 2 बार उसको रिड्यूसिंग मेथड में लिख देते हैं, 1/1 रिड्यूस होता जाता है। ऐसे 8 रिड्यूस होगा तो 8 इंटू 7 आएगा। ये भी देखो वही वाला फंडा हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, ब्लैक बॉल इसमें 3 थी, अगर डायग्राम आपके पास है तो देखो ब्लैक बॉल 3 थी, तो पहली ब्लैक बॉल की 3/8 और दूसरी की 2/7, एक एक कम होता चला गया। ये आ गया E2। अब देखो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ। अब निकालेंगे हम क्या, E3 में इसने बोला था एक व्हाइट बॉल और एक ब्लैक बॉल, तो उसको ऐसे, व्हाइट बॉल 5 है तो 5C1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ब्लैक बॉल 3 थी तो 3C1 और नीचे आएगा टोटल 8C2। इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, रीजन क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 तब लगता है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 तब लगता है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे क्या है 1 तो उसे अलग अलग खोलना पड़ेगा। तो याद करो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है 5C1, वीडियो नंबर 1 जो थी सबसे स्टार्टिंग की वीडियो, एनसीआर के शॉर्टकट मैंने आपको बताए थे कि जब भी 1 हो तो वही नंबर लिख देते हैं जो ऊपर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसे भी ऊपर, और 8C2 में कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, तो इसे खोलना पड़ेगा 8C2 के फॉर्मूले से। ऐसे खुलेगा 8 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 8 में से 2 गया 6। आगे 8 को खोलो, 8 7 6 पे रोक दो, और ये कितना है 2 1, ये 6 है, कट होगा 2 से ये होगा कट, तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 28, तो E3 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/28। तो ये बात मेन थी। ठीक है, अच्छा बात आती है कि सर अगर हम ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज ना करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। कैसे? ऐसे। अच्छा आगे देखो जी, इसमें एक खास बात, अगर मान लो आपने ये वाली टेक्निक यूज ना करी, एनसीआर आपने नहीं लगाया और आपने किया ये वाली टेक्निक यूज, तो क्या होगा? देखो ये तो ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, यहां गलती हो सकती है। रीजन देखो, ऐसे आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, आप निकालोगे एक व्हाइट और एक ब्लैक, है ना, तो व्हाइट की आप निकाल दोगे 5/8, क्योंकि 5 इसके अंदर व्हाइट है और 3 इसके अंदर ब्लैक है, ये वाला कॉम्बिनेशन बैग 1 का दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरे की आप निकालोगे ब्लैक की, तो निकालोगे 3/7, आपके हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, तो ये आएगा 15/56, लेकिन यहां आ रहा है 15/28। तो ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से जब अलग अलग बॉल होती हैं और कॉम्बिनेशन यूज नहीं करता। तो फिर क्या करें? तो या तो आप यही तरीका अपनाएं, या फिर इसका एक तरीका और भी है, देखो ये वाला प्रोबेबिलिटी E3 निकालने का, कि एक व्हाइट एंड एक ब्लैक, या फिर या का मतलब प्लस होता है, और या फिर एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो इसका मतलब ऑर्डर भी यहां देखा जा रहा है कि पहले कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई होगी। अगर पहले व्हाइट गई है तो बाद में ब्लैक गई है, या फिर अगर पहले ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई तो बाद में व्हाइट गई है। तो अगर कॉम्बिनेशन का हिसाब लगाओगे तो फिर गलती नहीं होगी। देखो जरा निकालते हैं व्हाइट बॉल की, व्हाइट बॉल 5 है तो 5/8, ब्लैक बॉल की 3/7, ठीक है, प्लस ब्लैक बॉल की 3/8 और व्हाइट बॉल की 5/7, ठीक है, क्योंकि एक बॉल टोटल में कम हो जाती है। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ गया 30, क्योंकि 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 ऐड होगा तो 30, क्योंकि नीचे का एलसीएम सेम है ना 56, ठीक है। अब इसे 2 से कट करेंगे तो 15/28, देखो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करना चाहते तो जहां सिंगल सिंगल बात है कि व्हाइट बॉल वहां तो कोई इशू नहीं, लेकिन जहां पर भी डबल बात आ जाती है ना, ये कि एक ब्लैक और एक व्हाइट, वहां पर ये काम करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर पूछा क्या है? इसके अंदर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, तो इसका फॉर्मूला आपको बनाना आता है।
फॉर्मूला बनाओ, वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आएगा 673/1000। ठीक है, सॉरी, आपका आंसर आएगा 1260। तो दिस विल बी योर रिजल्ट। ओके, तो ये वाली बात पे जरा ध्यान देना। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं लगाना तो या तो आप इस टेक्निक से जाओ, वरना बच्चों से ये गलती होती है और सोचो 6 मार्क्स में अगर ये गलती हो जाए तो बहुत दुख होगा। ठीक है, हाँ जी गाइस, देखिए क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ देयर टोटल बोल्ट। देखो यहाँ पे सिंगल बात हो रही है, मैन्युफैक्चर की बात हो रही है बस। तो ये हो गए हमारे E1, E2, E3। बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफ देयर आउटपुट 542% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट। यहाँ पे बात आ गई डिफेक्टिव, मतलब बोल्ट डिफेक्टिव भी है और मैन्युफैक्चर तो हो ही रहे हैं। तो ये हो गया ए डिफेक्टिव बोल्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड। तो ये हो गया इनका ज्वाइंट A/E1 डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी और डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। इस तरह से आप लैंग्वेज लिख देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दे ही दी है। E1 पता है आपको, E2 पता है आपको, E3 सब आपको मालूम है। देखो ऊपर लिखा हुआ है 25%, 25/100, फिर कितना है ये 35%, 35/100 हो गया। और ये कितना है जी आपका 40, तो ये 40/100 हो गया। A/E1 आपको दिया हुआ है इसने कितना, देखो इसने लिखा है 542%। परसेंट इसने साइन ना लगा करके इंग्लिश में लिख दिया, तो आप समझ जाना ये 5 नहीं होगा, ये 5/100 होगा। A/E2 भी इसने दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 4/100। ठीक है, E2 है ये। और A/E3 भी दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, ये हो गया 2/100। अब इसने पूछा है अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पूछ लिया, मतलब ये पूछ लिया ए। तो लगातार सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी के, जैसे पिछली वीडियो में सारे बेस के आए थे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का लगाना आप यहाँ फॉर्मूला आपको बनाना आता है, फॉर्मूला बनाओ और आंसर पाओ। ठीक है, आपका आंसर कुछ आएगा इस तरह से 345/40 आपका आंसर आएगा। तो दिस विल बी योर रिजल्ट। ओके जी, ट्राई करो, शाबाश। क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, इसने बोला है अ बैग कंटेन 2n+1 कॉइन्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी इसने, मतलब एक बैग है कोई, ये हमारे पास कोई बैग है और इसमें टोटल कॉइन्स ना 2n+1 है। ठीक है, 2n+1 मतलब हमें ये नहीं पता कितने, टोटल कॉइन्स इतने हैं। ठीक है, इट इज नोन दैट n ऑफ दीज कॉइन्स हैव हेड ऑन बोथ साइड, मतलब इसमें से 2 हेडेड कॉइन्स हैं कुछ, समझते हो ना, शोले वाला कॉइन 2 हेडेड कॉइन्स, वो कितने हैं n, जिसके दोनों तरफ हेड बना हुआ है। अरे शोले मूवी नहीं थी अमिताभ बच्चन, तो उसमें 2 हेड पे था कॉइन, इतने कॉइन n है, तो हमें नहीं पता कितने। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द कॉइन्स आर फेयर। रेस्ट मतलब टोटल कॉइन 2n+1 है, इसमें से अगर n माइनस होगा, सोचो 2n+1 में से माइनस कर दो n, तो आएगा n+1, 2n में से n गया तो n+1, तो यानी जो n+1 है वो यहाँ पे फेयर कॉइन है। फेयर मतलब साफ सुथरे, जिनके तरफ एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, ये होते हैं फेयर कॉइन, जो हमारी पॉकेट के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा कॉइन है जिसके दोनों फेसेस पर हेड है, यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड। तो ये हो गया 2 हेडेड कॉइन, ये हो गया फेयर कॉइन। तो ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो ये आपके पार्टीशन नहीं होगा, ये E1 हो गया और ये क्या हो गया, ये E2 हो गया, हाइपोथेसिस हो गई ये, है ना। तो E1 हो गया 2 हेडेड कॉइन और E2 हो गया फेयर कॉइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कॉइन इज पिक्ड अप एट रैंडम, मतलब कोई भी एक सिक्का लिया, हमें नहीं पता कौन सा आया, फ्रॉम द बैग, बैग में से, एंड टॉस, और उसे टॉस कर दिया। इफ प्रोबेबिलिटी दैट टॉस रिजल्ट इज अ हेड इज 31/42। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे हेड है, बात कर रहा है हेड। और देखो हमें दे दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हेड की प्रोबेबिलिटी दे दी, ए मतलब यहाँ पे हेड ऑन द कॉइन, क्योंकि क्वेश्चन में बात हो रही है हेड की, और ए की प्रोबेबिलिटी हमने इसने हमें दे दी 31/42। तो देखा जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें दे दी गई, जो आंसर हम निकालते थे वो इसने हमें पहले ही बता दिया इतना है। तो इसने कहा डिटरमाइन करो एन निकालो। ठीक है, तो फटाक से क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं उसके। जी मैंने लिख दी इधर इन्फॉर्मेशन। E1 क्या है, इवेंट ऑफ 2 हेडेड कॉइन, क्योंकि यहाँ सिंगल बात हो रही है। E2 क्या है, फेयर कॉइन। ए क्या है, हेड ऑन द कॉइन। A/E1 क्या है, हेड ऑन द कॉइन विच इज 2 हेडेड, और हेड ऑन द कॉइन विच इज फेयर। ठीक है,
अब यहाँ अब निकालेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। तो पी इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन, तो टू हेडेड कॉइन है कितने, एन है, तो यहाँ पे एन लिखो और अपॉन में टोटल आएगा, टोटल। तो टोटल तो आपको पता ही है, ये रहा आपका टोटल, ठीक है, दैट इज व्हाट 2n+1। ओके, टोटल कॉइन्स कितने हैं यार, टोटल कॉइन्स तो 2n+1 है। उन टोटल कॉइन्स के अंदर टू हेडेड कॉइन कितने हैं, वो n है। तो बात हो रही है टू हेडेड कॉइन्स की, वो n है अपॉन टोटल। ये हो गई Pe1 की प्रोबेबिलिटी। अब निकालो Pe2। Pe2 की क्या होगी, सोचो। ये कह रहा है फेयर कॉइन, तो फेयर कॉइन हमारे पास कितने हैं टोटल, n+1, तो ऊपर आएगा n+1 और नीचे तो टोटल ही आएगा, दैट इज 2n+1। इतनी हो गई, ठीक है। चलो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये टोटल है और ये रिक्वायर्ड है। अब देखो Pa/E1, इसका मतलब है हेड ऑन द टू हेडेड कॉइन। अरे अगर कोई सिक्का टू हेडेड है और उस पर हेड आना है तो श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। भाई जब किसी सिक्के के दोनों तरफ हेड और हेड है, टू दोनों फेसिस पे हेड हेड है, तो हेड आने के चांसेस उस कॉइन पर 1 ही तो होगा, तो ये श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। A/E2 ये क्या है, हेड आया है फेयर कॉइन पे, यानी जो हमारी पॉकेट में होता है कॉइन, तो उसके एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, तो हेड आने के चांस कितने होंगे इधर, 1/2। तो ये निकाली हमने प्रोबेबिलिटी। एक बार और देख लो, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन्स की। तो टू हेडेड कॉइन है कितने, n है अपॉन में टोटल, ठीक है। यहाँ हेड की बात नहीं हो रही, या नंबर ऑफ कॉइन्स की बात हो रही है, इसलिए n अपॉन टोटल आया है। और यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर कॉइन, वो हमारे पास कितने हैं, n+1 अपॉन में टोटल। और ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड टू हेडेड कॉइन पे आएगा, 100% चांस है, श्योर इवेंट है, तो 1 आएगा। यहाँ पर क्या है, हेड आएगा फेयर कॉइन पर, तो एक चांसेस है ना, हेड एक बार है, टोटल कितने 2, तो 1/2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसे। देखिए जी, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन में जो चीज निकालनी होती थी वो हमें देखो पहले दे दी इसने, टोटल प्रोबेबिलिटी 31/42। तो यार रख दो 31/42। E1 की वैल्यू ये रही, A/E1 ये रहा, E2 की वैल्यू ये रही, A/E2 ये रहा। देख रहे हो एलसीएम यहाँ पर सेम है, 2n+1 2n+1, बल्कि 2 यहाँ पर है एक्स्ट्रा, तो 2 यहाँ आ जाएगा 2n। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आप कर सकते हो कर लेना, और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का था, देख लेना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और दे के जा रहा हूं, तो आप उसे भी देख लेना, ओके। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और देखो मैंने पेन से डार्क भी वो किया हुआ है, क्वेश्चन बड़े आराम से देखना। इसने कहा है अ बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड n ब्लैक बॉल। बैग 1 के अंदर रेड बॉल 3 है और ब्लैक बॉल n है, ठीक है। तो टोटल जो बॉल हो गई इसके अंदर वो हो गया 3+n, इतनी टोटल बॉल्स हो गई, ओके। ये हमारा कोई बैग है, इस तरह से टोटल बॉल 3+n हो गया, ओके। बैग 2 कंटेन 5 रेड एंड 12 ब्लैक बॉल। रेड बॉल 5 है, ब्लैक बॉल 12 है, तो टोटल जो बॉल हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी 17, ठीक है, इन दोनों का टोटल, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 एंड ट्रांसफर टू बैग 2। इसमें से एक बॉल निकाली और इसके अंदर ट्रांसफर हो गई वो बॉल, TF मतलब ट्रांसफर हो गई। तो इसके अंदर टोटल बॉल अब बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 17+1 है ना, 18 हो जाएंगी। 17+1 यानी 18 बॉल इसके अंदर टोटल हो जाएंगी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हो जाएंगी टोटल। आगे बोल रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। देखो यहाँ बैग 1 ही बोल रहा है, मतलब ट्रांसफर करने के बाद भी जो दूसरी बॉल निकाल रहा है वो भी बैग 1 से निकाल रहा है। बॉल ट्रांसफर हो गई, इसमें से टोटल बॉल 3+n थी, अब जो नया टोटल है वो हो गया 2+n। रीजन, क्योंकि एक बॉल तो कम हो गई ना, इसमें से इसके अंदर जा चुकी। जब टोटल बॉल इतनी रह गई, इसमें से फिर एक बॉल निकाल रहा है, ये एक बॉल निकाल रहा है। और ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, ये बॉल रेड है, और इस बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे दी हुई है, दैट इज 1/3, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा A, क्योंकि E1 तो ट्रांसफर होगा ना, E1 होगा रेड बॉल गई है या ब्लैक बॉल गई है। ट्रांसफर के बाद इस बैग से कोई मतलब नहीं है, यहां से कुछ नहीं निकाल रहा है। ट्रांसफर के बाद जिस बैग के अंदर बॉल कम हो गई वहीं से एक बॉल निकाल रहा है। टोटल 3+n था, अब टोटल 2+n हो गया। इसके बाद इसने एक बॉल निकाली, वो बॉल रेड है, उस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 मुझे यहां पर दी हुई है। तो ये यहां पर A हो गया मेरा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कितना घुमा के आ गया। अगर मैं आपको ना बताता तो हो सकता है फंस जाते, इसलिए मैंने बताया।
तो E1 हो गया ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। पूरी बात लिखना, मैंने नहीं लिखी, आप लिखना, लेकिन तो ये सब मैंने इधर लिख दिया। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। पहले बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, मतलब रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है 3, तो होगा 3/3 प्लस n। क्यों 3 अपॉन टोटल, टोटल तो 3 प्लस n माना जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाते रहना। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, वो क्या होगा ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई, वो कितनी है n/3 प्लस n। ठीक है, अब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इसका मतलब क्या है जरा समझना। इसका मतलब है ये निकालना है और ये हो चुका। इसका मतलब रेड बॉल गई इसके अंदर, रेड बॉल गई, तो रेड बॉल बची कितनी है अब 2। अब रेड बॉल निकालनी है, इसी से निकालनी है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसी से निकालनी है। तो रेड बॉल अब 2 बची, तो इसका आएगा 2/2 प्लस n। क्यों, टोटल भी तो कम हो गया होगा भाई, जब एक बॉल गई तो टोटल तो अब 2 प्लस n है ना यहाँ पे टोटल। तो रेड बॉल भी 3 से 2 हो गई और टोटल 2 प्लस n हो गया। आगे निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये क्या होगा, ए निकालना और ये हो चुका। इसका मतलब ब्लैक बॉल इसके अंदर जा चुकी, लेकिन हमें रेड ही निकालनी है। तो रेड बॉल कितनी है 3, तो 3 की 3 है, लेकिन टोटल तो 2 प्लस n माना जाएगा, क्योंकि एक बॉल कम हुई है ना टोटलिटी में, तो इसलिए 2 प्लस n माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो फॉर्मूला बना लो आप। टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस E2 प्रोबेबिलिटी A/E2। इसके अंदर सारी वैल्यूज डाल दो और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा n=6। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर ब्लैक बॉल 6 रही होंगी। तो क्वेश्चन कितना घुमाने वाला था देख लो आप। तो गाइस सारे क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट आएंगे, सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम के होंगे। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन थे वो सारे थे टोटल प्रोबेबिलिटी के। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2010 में आ चुका है और सीबीएसई 2016 में आ चुका है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहा है अ बैग कंटेन 4 बॉल्स, बैग के अंदर 4 बॉल्स हैं। अब ये 4 बॉल्स के बारे में इसने बता दिया, लेकिन उनका कलर नहीं बताया। ठीक है, अब कह रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें से 2 बॉल हमने निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा एनसीआर। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट जब बोलता है और एक से ज्यादा बॉल निकालता है तो या तो कॉम्बिनेशन लगाओ या वही रिड्यूसिंग वाला मेथड, एक एक कम करते जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वाली टेक्निक का ज्यादा यूज करें। ओके, अच्छा मान लो अगर इसने बोला होता विद रिप्लेसमेंट और बोलता 2 बॉल्स आर ड्रोन, तो एनसीआर नहीं लगता, फिर वही सेम। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बार बार वही रहेगी, क्योंकि बॉल निकाली, देखी, फिर वापस डाल दी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं वीडियो नंबर 1 में, जिसमें बेसिक बताया था, तो याद रखना। अच्छा, अब देखो इसके अंदर कंफ्यूजन वाली बात क्या है, सुनो ध्यान से। कह रहा है एंड आर फाउंड टू बी वाइट। ओहो, कह रहा है जो 2 बॉल हमने निकाली ये सारी की सारी वाइट मिल गई, ये दोनों की दोनों बॉल वाइट हैं, ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैग में एक कलर तो वाइट है, ये तो साफ हो गया कि इसके अंदर व्हाइट कलर की बॉल्स अवेलेबल हैं, जब भी तो व्हाइट निकली हैं। बाकी जो 2 बॉल, ये 2 बॉल तो देखो व्हाइट है ही, ये तो देखो जी। अब क्या होगा भाई, ये तो साफ हो गया कि 4 बॉल के अंदर 2 तो व्हाइट हैं, क्योंकि 2 व्हाइट आ गई है ना। अब मेरी बात सुनना, देखो टोटल बॉल है 4, 1 2 3 4, टोटल बॉल हमारे पास 4 है। या नंबरिंग आप मत दो, आप मान के चलो कि भाई टोटल बॉल 4 है, ये 4 बॉल इसके अंदर है। 4 में से इसमें हमने 2 बॉल निकाल ली जो कि व्हाइट निकली, यानी दोनों बॉल व्हाइट है। बची इसके अंदर 2 बॉल। अब क्या क्या हो सकता है, जरा सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन 4 बॉलों में कौन कौन से कलर हो सकते हैं, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है चारों की चारों बॉल व्हाइट हो। क्यों भाई, हो सकता है चारों बॉल व्हाइट हो, 2 व्हाइट आ गई, 2 बच गई। हो सकता है 3 ही व्हाइट हो और एक कोई अदर कलर हो। अदर भाई देखो 3 व्हाइट है, 3 में से 2 निकल के आ गई और 2 बॉल इसके अंदर बच गई, जिसमें एक व्हाइट बच गई और कोई एक अलग अलग हो सकता है, हमें नहीं मालूम वो कौन सा है। या फिर हो सकता है 2 तो व्हाइट हो और 2 अदर हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 व्हाइट जो थी वो निकल के आ गई और 2 जो बच गई वो हमें नहीं पता कौन से कलर की है, बच गई। ऐसा हो सकता है कि 1 व्हाइट हो और 3 अदर हो, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 तो व्हाइट है ही भाई, 2 व्हाइट बॉल तो निकल के आई गई। इसका मतलब इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये जो 4 बॉल बैग में है, या तो चारों व्हाइट होंगी, या 3 व्हाइट और एक अदर कलर होगा, या 2 व्हाइट और 2 अदर कलर होगा। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे पार्टीशन E1 E2 और E3। ठीक है, ऐसे करके पार्टीशन का पता लगाया जाता है। और ए क्या हो गया, ए यहां पर क्या है,
ए इसने बोला है कि व्हाइट बॉल निकली है, ऐसी कुछ बोला है ना इसने। ए पढ़ो एक बार जरा। हाँ ये तो ना 2 व्हाइट बॉल निकालनी है हमें, तो ए यहाँ हो गया 2 व्हाइट बॉल्स आर ड्रॉन, 2 व्हाइट बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो, मैं पूरा स्टेटमेंट इसका लिखता हूं। ठीक है, आराम से समझो, लॉजिक लगाओ। गाइस मैंने लिख दिया आपके सामने स्टेटमेंट। इवन क्या है, 4 व्हाइट बॉल्स आर इन बैग। इवेंट ऑफ, आप लिखना इवेंट ऑफ 4 व्हाइट बॉल्स आर इन बैग। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखना इवेंट देके। हालांकि ये पार्टीशन है, पार्टीशन भी इवेंट होता है। E2 क्या है, 3 व्हाइट एंड 1 अदर कलर बॉल। E3 क्या है, 2 व्हाइट एंड 2 अदर कलर बॉल। ए क्या है, 2 व्हाइट बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है, A/even 2 व्हाइट बॉल्स आर ड्रॉन इफ 4 व्हाइट बॉल्स आर इन बैग। इस तरह से ज्वाइंट करके लिख देना, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। देखो 3 ऑप्शन है, ये भाई तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों के इक्वल चांसेस हैं। जैसे 3 बैग होते हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 और 1/3, ये तो हो गई इनकी प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं यहां पर, ये कंडीशनल है, इसका मतलब है ये निकालना है और ये हो चुका है ना। मतलब 2 व्हाइट निकालो, और इवन का मतलब बैग में 4 व्हाइट हैं, 4 व्हाइट हैं तो 2 व्हाइट निकालो, तो व्हाइट 4 हैं तो 4 में से 2, और नीचे टोटल बॉल कितनी है, वो भी 4 है, 4 में से 2, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। ये तो श्योर इवेंट है। श्योर क्यों हो गया, श्योर इसलिए हो गया क्योंकि जितनी व्हाइट, मतलब बैग के अंदर जब व्हाइट ही बॉल है तो व्हाइट तो आएगी आएगी, तो श्योर इवेंट हो गया। ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ रही होगी। टोटल 4 है तो 4C2, ऊपर लेते हैं हम रिक्वायर्ड लेते हैं व्हाइट, हमें निकालनी है व्हाइट। यहाँ व्हाइट कितनी है, 4 ही है, उसमें से कोई सी भी 2, तो पूरा हो गया कट, सेम टू सेम है। ठीक है, आगे बढ़ो जी। A/E2 बोलता है कि 3 व्हाइट है ना। इसका मतलब है बैग के अंदर 3 व्हाइट हैं और एक कोई और है, लेकिन हमें निकालनी है 2 व्हाइट। तो 3 व्हाइट है तो 3 में से कोई सी 2 निकालो, तो नीचे तो 4C2 आएगा इस तरह से। ठीक है, और इसका शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। जब यहां भी 2 और यहां भी 2, तो 3 को 2 बार खोल देते हैं, 3 और 2 इस तरह से। ऐसे इसे भी खोल देते हैं 4 को, 4 और 3। और अगर नहीं याद रहे तो फॉर्मूला तो खोलना आपको आता ही है, तो इसे कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा आपका A/E2। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट क्या है कि उसके अंदर 2 व्हाइट हैं और 2 अदर कलर हैं, लेकिन हमें 2 व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट कितनी है, 2 में से 2 निकाल लो, और टोटल 4 में से 2 तो आई गई। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट आप लगा सकते हैं कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ऊपर वाले को 2 बार खोलो, 2 और 1, इसे खोलो 4 और एक और जाओ कम करके 3, तो इसका आ गया 1/6। ठीक है जी। तो ये अगर शॉर्टकट ध्यान ना रहे तो आप इसे विदाउट रिप्लेसमेंट वाली टेक्निक से भी कर सकते हैं, तो आप देख लेना जैसे आपको अच्छा लगे। अब ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बना लो और आंसर निकाल लेना। इसका आंसर आपका 3/5 आएगा। तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत जबरदस्त है, CBSE में 2 बार आ चुका है, और अगर आपने नहीं किया तो सोच नहीं पाओगे। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ेगा इसके अंदर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो जी, आपके सामने CBSE 2014 में आ चुका है। कह रहा है अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। मतलब बैग यहाँ पर एक ही है, तो जब एक बैग होता है तो बड़ा दुख देता है वो बैग। तो इसमें कहा है रेड बॉल इसके अंदर आपकी 3 है और ब्लैक बॉल इसके अंदर आपकी 7 है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। कह रहा है 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम 1/1। 2 बॉल निकाली 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट है जी। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगा सकते हैं हम। जब भी एक से ज्यादा बॉल निकालता है तो कॉम्बिनेशन लगता है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट ना होता तो अभी हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानते हैं भाई। जब कुछ ना लिखा हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट माना जाता है, लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट होता और 2 बॉल निकालता तो कॉम्बिनेशन नहीं लगाते, तो फिर वैसे ही निकालते मल्टीप्लाई कर करके, जैसे पहली भी रेड और दूसरी भी रेड, तो प्रोबेबिलिटी कम नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती। ठीक है, चलो देखते हैं भी। कह रहा है इफ सेकंड सिलेक्टेड बॉल हैपन टू बी रेड। सेकंड का मतलब मैंने इसमें से 2 बॉल निकाली, पहले निकाली 1 बॉल, ठीक है, 1 कम हो गया टोटल, फिर निकाली 1 बॉल, तो ये फर्स्ट बॉल है और ये सेकंड बॉल है, पहले ये निकली फिर ये निकली। तो भाई मुझे तो नहीं मालूम कि कैसे कैसे क्या निकला होगा, तो बात कर रहा है इसके बारे में। बोल रहा है सेकंड सिलेक्टेड बॉल हैपन टू बी रेड, मतलब ये बॉल रेड है, इसके बारे में बोल रहा है। तो ये बॉल अगर रेड है तो ये बॉल के 2 केस हो गए ना, कि पहली बारी में या तो रेड निकलेगी या पहली बारी में ब्लैक निकलेगी, तो ये हो गए पार्टीशन E1 और E2, और ये हो गया ए रेड बॉल। ऐसे पता लगाते हैं भाई, जिसके बारे में कंफ्यूजन है, जिसमें सारे केसेस हो सकते हैं कि या तो ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, वो पार्टीशन हो जाता है, और जो बता दिया जाए वो आपका ए हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ऑल्सो रेड।
कि ये जो बॉल है ये रेड निकले, तो ये तो बेस थ्योरम की बात है। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लो, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया इधर डेटा, डेटा लिखना बहुत जरूरी है। E1 क्या है, फर्स्ट बॉल इज रेड, या तो ये रेड हो सकती है। E2 क्या है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, या ब्लैक हो सकती है। A क्या है, सेकंड बॉल इज रेड, ये हमेशा रेड ही रहेगी। इसके बारे में जानकारी हमें दे दी गई। ये इनका कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपको लिखना आता है। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बॉल इज रेड, तो एक बॉल, ये तो एक बॉल की बात हो रही है ना भाई, पहली बॉल एक बार में एक निकाली तो कॉम्बिनेशन तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक ही बॉल निकल रही है, वो भी रेड है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। ठीक है जी, ओके। ब्लैक की हो जाएगी जी 7/10। ओके, मतलब या तो ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा, ये तो ये आ गया। अब बात आ रही है ये, इसका मतलब है ये निकालना है और ये हो चुका है। इसका मतलब ए क्या है, रेड बॉल निकालनी है। अगर पहली बॉल रेड निकल चुकी है, तो रेड अगर निकल चुकी तो रेड तो कम हो गई, रेड अब कितनी बची 2, और हमें रेड निकालनी है, तो अब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। 9 क्यों हो गया, टोटल कम हो गया ना भाई बैग में, और रेड बॉल एक कम हो गई थी, तो इसलिए 2/9। इसका मतलब क्या है, रेड बॉल निकालनी है अगर ये हो चुका है। ये क्या है, ब्लैक बॉल निकल गई, तो ब्लैक बॉल निकल गई, तो ब्लैक कितनी बची 6, लेकिन हमें तो रेड ही निकालनी है। रेड तो पूरी 3 की 3 है, लेकिन टोटल तो 9 हो जाएगा भाई। एक बॉल अगर चली गई तो टोटल तो कम ही हो जाएगा, 3/9। ठीक है, अब बना दो बाय बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता है, इसने पूछा हुआ है कि फर्स्ट बॉल रेड है, यानी E1/A का फॉर्मूला बनेगा, और आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर 2/9 आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसने मेरी बेस थ्योरम की वीडियो नंबर 3 का मतलब पार्ट 1 है, वो पार्ट 1 उसमें लिखा नहीं है, उसका नाम वीडियो 3 है, जहां बेस थ्योरम स्टार्ट हो रही है, वो नहीं देखी तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले वो देखना, वीडियो 3। क्वेश्चन देखो गाइस, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसने कहा सपोज दैट 6% ऑफ पीपल विद ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट हैंडेड। देखो यहाँ पे दो बातें हैं, ये जो 6% है इनका ब्लड ग्रुप O भी है और ये लेफ्ट हैंडेड भी है, तो इस 6% में दो बातें छिपी हुई हैं। तो आप समझ जाना, ये पार्टीशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि पार्टीशन में सिर्फ एक ही बात होती है, इसके अंदर दो बातें हो रही हैं। क्या, कि बंदा लेफ्ट हैंडेड भी है, उसका ब्लड ग्रुप O भी है, तो ये पार्टीशन नहीं है। आगे बढ़ो। 10% ऑफ दोज विद अदर ब्लड ग्रुप आर लेफ्ट हैंडेड, 30% है। यहां भी देखो दो स्टेटमेंट है, लेफ्ट हैंडेड भी है और ब्लड ग्रुप O भी है, तो ये भी पार्टीशन नहीं है। आगे बढ़ो। आगे इसने बोला है इफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। आगे बात देखो, लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो यहां पे ए क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, यहां पर ए क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड की बात हो रही है। ओके, और आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल, मतलब ही और शी विल हैव ब्लड ग्रुप O, और बात हो रही है यहाँ ब्लड ग्रुप O निकालने की, तो जो निकालने की बात होती है वो तो E1 और E2 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही थी कि कैसे पता चलेगा E1 E2 क्या है। तो वही, जहां जॉइंट स्टेटमेंट होंगे वो आपके E1 E2 नहीं होते। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं स्टेटमेंट, जब तक आप एक बार दोबारा पढ़ लो। जी मैंने लिख दिया इधर स्टेटमेंट। ठीक है, E1 क्या है, पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, E2 पर्सन विद अदर ब्लड ग्रुप, A क्या है, राइट हैंडेड पर्सन, A/E1 राइट हैंडेड पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, इस तरह से ज्वाइन करके लिख देना। E1 क्या है, ब्लड ग्रुप O वाले बंदे, तो ब्लड ग्रुप O वाले बंदे देखो 30% है, तो 30/100, तो अदर वाले 1 में से लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फॉर्मूला बनाना, वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर 9/44 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इन्हें करना जरूरी है। ये गाइस एक क्वेश्चन है इस टाइप का, वैसे मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लो। इसमें लिखा है इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी आइदर गैसेस और कॉपीज और नोज द आंसर। तो लो जी, E1 E2 का जुगाड़ हो गया। E1 क्या है, ही क्या कह रहा है, गैसेस कॉपीज और नोज, ये हो गया आंसर को वो गैस करता है। ठीक है, E2 हो गया वो कॉपी कर लेता है, चीटिंग कर लेता है, और E3 हो गया वो आंसर को जानता है, नोज हो गया। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से लिखना। आगे देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात हो रही है, मतलब 4 जिसके ऑप्शंस होते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स गैस इज 1/3। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहां पर हमें दे दी गैस की 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज 1/6, कॉपीज की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी 1/6। ठीक है, ये सिंगल सिंगल बातें हो रही हैं। प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ये हो गया जी करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि A/E1 क्या होगा, A/E2 ज्वाइंट स्टेटमेंट जो होते हैं,
मैं हिंट दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है आंसर इज करेक्ट इफ ही गेसेस, आंसर इज करेक्ट इफ ही कॉपीज, आंसर इज करेक्ट इफ ही नोस। इसका मतलब ये है गिवन दैट ही कॉपीड इट, क्या कह रहा है ये, प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। मतलब बंदे ने कॉपी किया, आंसर है करेक्ट 1/8, ये वाली इंफॉर्मेशन दे दी। तो पूरे क्वेश्चन में देखो इंफॉर्मेशन अलग अलग दे रहा है, मतलब रायता फैला दिया इसने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ऐसा था, लेकिन वहां पे 2 ऑप्शन थी बस, गैस और नोज वाला, लेकिन मैंने उस टाइम भी ऐसी बातें की थी, अगर आपको याद हो। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। अच्छा, ही न्यू द आंसर, न्यू मतलब E3, यानी बाय BT, बेस थ्योरम से जो फॉर्मूला बनेगा वो E3/A का बनेगा। फॉर्मूला बनाना हमें आता है, वैल्यूज हमारी पुट हो जाएंगी और आंसर हमारा 24/29 आ जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन देखो अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है ना, इसके बारे में देखो इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी 3 इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, और जब तक इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो नहीं पाएगी। फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करोगे, तो ध्यान से देखो। A/E1 इसका मतलब है वो गैस करेगा। इसका मतलब क्या है, वो गैस करेगा। तो खुद सोचो यार, अगर वो गैस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी तो हुई है ऊपर, प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स गैस इज 1/3। नहीं, ये तो इसकी दे रखी है, ये तो गैस की है ना। ये क्या है, करेक्ट आंसर अगर वो गैस करेगा। तो खुद सोचो आंसर उसका करेक्ट आएगा अगर वो गैस करेगा। तो यहाँ MCQ है, तो 1/4 नहीं होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। रीजन, अरे टोटल ऑप्शन कितने हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो होता है ABCD, टोटल ऑप्शन 4 है, तो टोटल 4 हो गया। उसमें से एक ही तो गैस करना है, ABCD में से एक पे ही तो टिक लगाएगा, तो गैस वो करेगा कोई भी एक ऑप्शन 4 में से। तो देखो ये दिमाग वाली बात है, ये क्वेश्चन में दी नहीं हुई, ये बात हिडन थी, ये आपने खुद सोचा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है उसका आंसर करेक्ट है अगर उसे आंसर आता है। भाई इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी, तो ये भी क्वेश्चन में हिडन था। ये श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट मतलब अगर मुझे कोई आंसर आता है, आई नो द आंसर, तो वो तो श्योरली करेक्ट होगा ही होगा। तो ये 2 इंफॉर्मेशन आपको हिडन थी, आपको इसके बारे में सोचना था। ठीक है, तो पूरी जानकारी मिल गई। क्वेश्चन में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये हमने खुद सोचा है। अब रह गया ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 रह गया। आपको मालूम है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, तो ये प्लस ये और इसकी जो भी रही होगी इज इक्वल टू 1 आया होगा। तो जब भी ऐसा कुछ ना दे तो आप 1 में से लेस कर दो इन दोनों को जो दे दी गई है, तो LCM वगैरह लोगे तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो ये बात भी इसके अंदर हिडन थी। ठीक है, ये वाली बात। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसलिए। अब बता दिए कि सर ये तो नोज है और नोज की तो श्योर इवेंट होता है। अरे ये आंसर नो की है ना, आंसर नो, उसे आंसर आता ही नहीं आता। हम श्योर थोड़ी है कि उसे आंसर आता ही है। ये तो 2 बातें हैं कि उसे आंसर आता है तो करेक्ट होगा, ये तो श्योरिटी है। लेकिन यहाँ तो चांसेस है ना कि इतने % चांसेस है उसे क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखो, इन दोनों में फर्क है। यह है क्वेश्चन आता है, इतने चांसेस हैं। यह है क्वेश्चन आता है, सही होगा, तो सही तो होगा जब आता है, तो इसलिए 1 होगी। ये सिर्फ चांसेस है कि उसे आता है या नहीं आता। तो यहां पर ये 1 में से लेस करके इन दोनों को निकालना था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हॉट क्वेश्चन है अपने आप में, हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल। देखिए गाइस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से समझना, एकदम हटके है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। इसने कहा है अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और कैलकाटा। मतलब टाटानगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, इसमें से कोई लेटर आया है। ठीक है, या तो A, T जो भी इसने बोला है, देखते हैं हमारा क्या आया है, या फिर वो इसमें से आया है। मतलब कोई भी लेटर या तो इसके अंदर से आया होगा या इसके अंदर से आया होगा। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। कह रहा है ऑन द एनवलप जस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर TA आर विजिबल। मतलब कोई लिफाफा है और उस लिफाफे के ऊपर सिर्फ TA दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब मिटा हुआ है, या वो छुप गया है, या कोई स्टिकर चिपका दिया है उसने। तो एनवलप के ऊपर बाकी कुछ सब ढक गया, छुप गया, लेकिन TA विजिबल है ना, TA इज विजिबल ऑन द एनवलप। तो हो सकता है वो TA टाटानगर का आया हो, देखो ये रहा TA, और देखो ये रहा TA। या हो सकता है वो TA कैलकाटा से आया हो। मतलब ये TA या तो इस लेटर में से, इस वर्ड में से निकल के दिख रहा है हमें, या फिर इसमें से। जैसे कोई एनवलप है, अगर एनवलप पे यहाँ TA लिखा हुआ है और बाकी सब इधर भी छुपा हुआ है, इधर भी। ठीक है, और बंदे को ये मालूम है
कि ये लेटर दो जगह, मतलब दो जगह के लेटर आए हुए हैं, एक टाटा नगर जाना है और एक कलकत्ता। तो ये बंदा कैसे पता लगाएगा कि ये टीए कौन सा वाला है, क्योंकि बाकी सब तो छुपा हुआ है। हो सकता है ये टीए टाटा नगर वाला हो या ये टीए कलकत्ता वाला हो। ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, चलो जी आगे देखो इसने क्या लिखा हुआ है। करेक्ट, ऑन द एनवलप जस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव लेटर। कॉन्जिक्यूटिव है ये, मतलब ये है कि टी और ए अलग अलग नहीं होगा। अगर टी है तो इसके बाद ए है ही। What is the probability that letter has come from कैलकाटा और टाटा नगर? यानी ये सवाल दोनों पार्ट पूछ रहा है, दोनों पार्ट पूछ रहा है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, दोनों पार्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पलर का सवाल है। चलिए, तो यहाँ पे इवन क्या होगा यार, लेटर या तो यहां से आया होगा या फिर यहां से आया होगा। तो ये तो हो गए हमारे पार्टीशन, हाइपोथेसिस। ठीक है, E1 E2। E1 क्या है, लेटर कम फ्रॉम टाटा नगर। E2 क्या है, लेटर कम फ्रॉम कलकत्ता। तो इक्वल इक्वल चांसेस हैं, है ना, यहां पर इनके आने के इक्वल इक्वल चांसेस हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो होगा वो 1/2 होगा, या तो इससे आएगा वो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा यानी कलकत्ता, उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। भाई दो ही चांसेस है, या तो इससे आएगा या इससे आएगा। तो E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। आगे ए क्या है, टीए आर विजिबल ऑन एनवलप। ठीक है, A/E1 क्या है, टीए आर विजिबल ऑन एनवलप एंड इट केम फ्रॉम टाटा नगर। A/E2 टीए आर विजिबल ऑन एनवलप एंड इट केम फ्रॉम कलकत्ता। तो ये पूरा लिख देना, लिखना जरूरी है, मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो मैं हिंट दे रहा हूं, आप पूरा लिखना इसको। अब समझना, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है A/E1 की और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है A/E2 की। ठीक है जी, E1 है टाटा नगर, E2 है कलकत्ता। पहले चलते हैं कलकत्ता पे, बड़े आराम से देखना, इधर टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो टी है ना, टी है, इसे तो काउंट करो आप एक, ये 1 है। ठीक है, ये हो गया 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर देख लो, ये जो टीए है इस पूरे कलकत्ता में टीए कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ 1 लिखो। इस टीए को पूरे को 1 काउंट करते हैं, और टोटल जो लेटर्स हैं उन्हें अब काउंट करना स्टार्ट कर दो। तो ये तो 1 हो गया, अपने आप में ये 1 है। 1 2 ये वाला, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये। तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी A/E2 की। ठीक है जी, मतलब जो टीए है वो कलकत्ता से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। ये बात पकड़ में आनी चाहिए। फिर सुन लो, कलकत्ता में हमें देखना है टीए कितनी बार है, टीए एक बार है, तो ऊपर 1 आया। ठीक है, और इस टीए को 1 माना जाएगा, यानी फर्स्ट ये है, ये फर्स्ट है, सेकंड फिर ये सिंगल, थर्ड 4 5 6 7, टोटल 7 माने जाएंगे। ध्यान से देखना, टोटल वैसे देखा जाए तो उसके अंदर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, लेकिन हमने लिए 7। रीजन, क्योंकि टीए को 1 माना गया है, टीए को एक स्ट्रिंग माना गया है, एक लेटर माना गया है। हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो पूछा गया है उसको पूरे को 1 काउंट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम टाटा नगर में। टाटा नगर में पहले आप देखो कि टीए हैं कितने, 2 हैं। देखो, एक टीए ये रहा और एक टीए ये रहा, पूरा कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, टी के बाद ए, टी के बाद ए, 2 है तो यहां लिखो आप 2। ठीक है, ये 2 हो गया, ओके, अपॉन। अब काउंट करते हैं टोटल। अब जरा सुनना, इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन होगी। जो पहला वाला टी है ना, उसे 1 मानना है, 1, ये 1 है बस, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 5 6 7 8, यानी टोटल यहां 8 माने जाएंगे। अब हो गई कंफ्यूजन, बच्चे हो गए कंफ्यूज कि सर ऐसा क्यों, इस टीए को आपने 1 क्यों माना। ठीक है, आप इस टीए को भी तो 1 मान सकते थे। नहीं भाई, टीए यहाँ पे 2 है, आया तो लेकिन 1 है ना भाई, एक ही टीए तो विजिबल है, ओनली 1 टीए। हो सकता है वो टीए ये वाला हो सकता है वो टीए ये वाला हो, तो टोटल 2 है, ऊपर तो आ गया 2। लेकिन जब टोटल लेटर काउंट होंगे तो एक टीए को 1 माना जाएगा। नहीं समझे, या तो इसको 1 मान लो, बाकी इनको अलग अलग मानो, या इसको 1 मान लो, बाकी सबको अलग अलग मानो। तो जब भी रिपीट हो जाता है तो एक टीए को 1 मानते हैं, तो इसलिए मैंने इस वाले को 1 मान लिया, फिर ये 2 बोला, 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन में 8 आ गया। ठीक है, अगर मान लो टीए 3 बार होते तो मैं यहाँ 3 लिखता, 3, लेकिन जब टोटल काउंट करता तो किसी एक टीए को 1 मानता, बाकी सब तोड़ देता, रायता फैला दो, बखेर दो, सब कुछ फैला दो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब बनेगा इसका फॉर्मूला। अब देखो ऊपर, पहला इसने कहा है कलकत्ता, तो कलकत्ता को मैंने क्या माना हुआ है, E2, तो आप E2/A का फॉर्मूला बना लो। ठीक है, और दूसरा इसने कहा है टाटा नगर, E1/A का फॉर्मूला
बना लो। ठीक है, तो आपके जो आंसर आएंगे वो आएंगे ये, एक आएगा 4/11, ठीक है, और कैलकाटा वाला आपका आंसर आएगा 7/11। तो ये आप देख लेना, चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना या मेरे से पर्सनली पूछना। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सपोज यू हैव 2 कॉइन्स विच अपीयर आइडेंटिकल इन योर पॉकेट। मतलब हमारी पॉकेट है, पॉकेट के अंदर 2 कॉइन्स रखे हुए हैं टोटल, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों की शेप सेम है। अब ये नहीं पता दोनों है कैसे कैसे, लेकिन उनकी जो शेप है ना वो सेम है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे दिखने में एक जैसे। यू नो दैट वन इज फेयर एंड वन इज 2 हेडेड। लो जी, इसमें एक तो है फेयर कॉइन, फेयर मतलब जिसके एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, जो हमारी पॉकेट में नॉर्मल रहता है, ठीक है। और एक है 2 हेडेड। 2 हेडेड का मतलब शोले वाला, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, इस तरफ भी हेड, इस तरफ भी हेड, ठीक है। ये एक कॉइन है हमारे पास ऐसा, ये भी एक कॉइन है। टोटल कॉइन हमारे पास कितने हो गए? 2। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए हमारे इवेंट, E1 और E2। बल्कि मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, E1 क्या है? फेयर कॉइन, ठीक है, इन पॉकेट। E2 क्या है? 2 हेडेड कॉइन, ठीक है, इन पॉकेट। इस तरह से 2 हेडेड ये लिख देना प्रॉपर तरीके से। और ए क्या है देखते हैं, कह रहा है इफ यू टेक 1 आउट टॉस इट एंड गेट हेड। कह रहा है हेड आ गया। ए क्या है? हेड ऑन कॉइन, ठीक है। ये आप ज्वाइन तो कर ही लोगे, A/E1 और A/E2। इसका मतलब हेड ऑन फेयर कॉइन, हेड ऑन 2 हेडेड कॉइन, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 होगी, क्योंकि टोटल कॉइन 2 है, इसमें से एक ऐसा है, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हेड आने के चांसेस इस पर 1/2, क्योंकि हेड एक बार है, टोटल 2 है, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब हेड आने के चांसेस इस पर, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी, श्योर इवेंट है, ठीक, क्योंकि 2 हेड है, अपॉन में भी टोटल 2, तो 2/2 1 हो जाएगा। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, हेड तो आएगा ही आएगा जब भी ये फेंकेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फेयर कॉइन। फेयर कॉइन की बात यहाँ पे हो रही है, यानी E1 की बात हो रही है। तो बेस थ्योरम से फॉर्मूला बना लो E1/A का, ठीक है, फॉर्मूला बनाना आपको आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसने मेरा वीडियो नंबर 3 को पार्ट 1 बोला गया है बेस थ्योरम की, जिसको वो नहीं आता उसको ये सब समझ में नहीं आएगा, तो मैंने वहां बड़े डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। दिस इज योर रिजल्ट। सॉल्व करो अच्छे से, क्वेश्चन मजेदार है, समझ वाले क्वेश्चन है। गाइस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कह रहा है शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ सीड A1, A2, A3, ठीक है। 3 तरह के सीड वो मार्केट में बेचता है, जो कि A1, A2 और E3 है। तो आपका मतलब इवेंट का जुगाड़ हो गया। इवेंट मतलब पार्टीशन मिल गई आपको, है ना। देखो ये कोई सीड है, उस सीड के अंदर 3 तरह की वैरायटी है, एक है A1, एक है A2 और एक है A3। तो ये तो आपका E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ठीक है। नेमिंग E1, E2, E3 बोल सकते हो, या A1, A2, A3 भी बोल सकते हो, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है E1, E2, E3 की, तो हम यही बोलेंगे। चलो जी, 3 तरह के सीड हो गए, कोई दिक्कत नहीं। दे आर सोल्ड एज मिक्सचर वेयर प्रपोर्शंस आर 4:4:2। मतलब अगर कोई कस्टमर आता है तो हम उसको एक पैकेट दे देते हैं, उस पैकेट के अंदर सीड A1 भी होता है इतने, सीड A2 भी होते हैं और सीड A3 भी होते हैं। मतलब इन तीनों का मिक्स हम उसको दे देते हैं। तो जो रेशो है वो 4:4:2 का है। इसका मतलब इसके अंदर जो E1 है वो होंगे 4 अपॉन टोटल, यानी 4/10, ठीक है। अगर 10 नंबर ऑफ सीड है तो उसमें से 4 सीड A1 के होंगे, जिसे मैंने E1 बोला हुआ है। अरे A1 को यहाँ नाम दे दिया गया E1, ये पार्टीशन के नेम हो गए। और 4/10 ही हो गए हमारे E2, और 2/10 हो गए हमारे E3, ठीक है। तो ये तो इनकी आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है द जर्मिनेशन रेशो, जर्मिनेशन रेट, ठीक है, जो उनके उगना का रेट है कि कितनी जल्दी कोई बीज पौधे के अंदर चेंज हो जाता है, पेड़ के अंदर बदल जाता है, दैट इज जर्मिनेशन रेट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड आर 45%, 60% और 30%। मतलब यहाँ पे जो ए हो गया वो हो गया जर्मिनेशन रेट, ठीक है जी, जर्मिनेशन रेट हो गया वो। ये आपका रेट है कि किस हिसाब से पौधा अंकुरित हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं अंकुरित हो जाना। और A/E1, A/E2, A/E3 ये क्या हो गया कि पहला वाला सीड जर्मिनेट हो गया, दूसरा सीड जर्मिनेट हो गया, तीसरा सीड जर्मिनेट हो गया। भाई जमीन में जितने बीज
दबाए जाते हैं, जितने सीड दबाए जाते हैं, सारे ही थोड़ी पौधे बन जाते हैं, कुछ खराब भी हो जाते होंगे। तो कितना कितना जर्मिनेट हुआ उसका रेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये है 45%, 40/100, 45/100, ये 65/100, 60/100 आई एम सॉरी, एंड दिस इज 35/100। ठीक है, फ्लो में कभी कभी गलत हो जाता है तो ध्यान रखना आप। ये इन्फॉर्मेशन दे दी इसने। अब कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखो 3 बातें यहाँ पूछ रहा है। पहली बात पूछ रहा है दैट इट विल नॉट जर्मिनेट गिवन दैट सीड इज ऑफ टाइप A3। मतलब पौधा जर्मिनेट हुआ ही नहीं और वो टाइप 3 का था। ठीक है, आगे इसने पूछा है रैंडमली चोजन सीड टू जर्मिनेट। इसने कहा है कि पौधा जर्मिनेट हो गया। इसने कहा है कि रैंडमली कोई भी सीड जर्मिनेट हो गया, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि पौधा जर्मिनेट हो गया, है ना। कोई सा भी हो सकता है, वो हो सकता है वो टाइप A1 हो, टाइप A2 हो, टाइप A3 हो। तो इनडायरेक्टली इसने टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ ली, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन पूछ लिया। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि दैट इट इज ऑफ टाइप A2, मतलब टाइप A2 का था वो, गिवन दैट रैंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ध्यान दो, क्या पूछा है और क्या दे रखा है। गिवन के बाद वाला स्टेटमेंट अपॉन में आता है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं और प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं ताकि आप नोट कर लो। ठीक है, अच्छे से एक बार दोबारा समझाना चाहता हूं मैं। तो जी क्वेश्चन मैंने डेटा सही तरह से लिख दिया। E1 क्या है, सीड ऑफ टाइप A1, E2 सीड इज ऑफ टाइप A2, सीड इज ऑफ टाइप A3, ए क्या है सीड जर्मिनेट। ये इनका मिक्स हो गया, है ना। E1 जो इसका रेशो था वो था 4:4:2, तो इसका मतलब E1 हो गया 4/टोटल, 4/टोटल, 2/टोटल। ये हो गया E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी। ये इनका जर्मिनेशन रेट हो गया 45%, 60%, 35%। पहला केस देखो, इसने लिखा था, मैंने क्वेश्चन हटा दिया है, बट इसने लिखा हुआ था, अगर आप पीछे जाके देखोगे, इट विल नॉट जर्मिनेट। देखो नॉट जर्मिनेट है, नॉट लगा है जर्मिनेट के साथ। गिवन का मतलब समझ गए, क्वेश्चन कंडीशनल का है। तो गिवन के बाद क्या लिखा है, सीड ऑफ टाइप A3। तो जिसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आती वो पहले कंडीशनल की वीडियो देखे। गिवन के बाद है सीड ऑफ टाइप A3 को बोला हुआ है हमने E3। तो आपको पता है गिवन के बाद वाला स्टेटमेंट यहां लिखा होता है। तो देखो ये E3 हो गया, टाइप A3 को बोला हुआ है E3, और नॉट जर्मिनेट को बोलेंगे A0, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको ऐसा कुछ होने पर ये फॉर्मूला बताया था इसका, याद करो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वीडियो 1, सबसे पहली वीडियो। ठीक है, जब भी इसके ऊपर नॉट होता है तो उसको निकालते हैं 1 - ऐसे करके। तो 1 - और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी A/E3 जो मुझे दे रखी है 35/100। पुट करो, LCM लो, आंसर आ गया। तो समझने की बात थी, देखो कितना ईजी है और देखने में कितना टफ लग रहा था। तो चीजें जब तक टफ होती है जब तक आप उसे अपने हाथ से ना कर लो। अगला देखो क्या कहा है, अगला पार्ट इसने कहा है रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, रिवाइज करके देख लो, मैंने यहाँ लिख दिया है रैंडम सीड जर्मिनेट, मतलब जर्मिनेशन की पूछ रहा है। तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्योंकि इसकी बात हो रही है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है P1 P/E1, E2 A/E2, E3 A/E3। सारी वैल्यूज आपके पास है, पुट करो, आपका आंसर ये आ जाएगा 49/100। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो वहां लैंग्वेज लिखी हुई थी दैट इट इज ऑफ टाइप A2 गिवन के बाद वाला हमेशा अपॉन में आता है, दैट रैंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई में यहां लिखा है कि सीड A2 का था और गिवन सीड डज नॉट जर्मिनेट। ये है जर्मिनेट की, हमें निकालनी है डज नॉट जर्मिनेट की, और गिवन के बाद वाला अपॉन में आता है। तो ऊपर क्या है, सीड A2 को बोला हुआ है मैंने E2, और गिवन के बाद स्लैश डज नॉट जर्मिनेट को बोलेंगे इस तरह से। ठीक है, अच्छा इस टाइप का जब था तो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ऐसा कुछ भी बताया था। इसको हम कंडीशनल के अकॉर्डिंग ऐसे करके लिख सकते हैं। जब मैंने बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाया था वहां ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब मैं देखो इसको ऐसे करके बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और इसको जब मैं बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A0/E2, इस तरह से बोला जाएगा ये। ठीक है, A0/E2, ये ध्यान रखना जब भी ऐसा होता है तो उसको इस तरह से बोला जाता है, कंडीशनल का रूल है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 को 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोलूंगा। अब देखो E2 मेरे पास अवेलेबल है, ये रहा 4/10। A0/E2 ये मैं निकाल लूंगा, ये तो मेरे पास है कितना 4/10, यहाँ लिख देता हूं। और A0 ये वाला केस कुछ ऐसा ही है जैसे अभी मैंने नॉट वाला निकाला था। ये तो A0 E3 का है और वो क्या है A0 E2। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये निकाल लेंगे 1 - A/E2 करके। कहाँ है A/E2, ये रहा, यानी 60/100 करके ये निकाला जा सकता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ
ए नॉट E2 अगर आपको निकालना है तो ये चीज़ सेम टू सेम ऐसी है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए स्लैश E2। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट, 1 माइनस ए स्लैश E2 की वैल्यू 60/100 है। अपॉन में कितना है 1 माइनस ए अभी आया ये रहा 49/100। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करोगे पूरे को तो आपका आंसर आ जाएगा 16/51, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एक बार देख लेना जरूर, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये कह रहा है देयर आर 2 बॉक्सेस, ठीक है, नेमली बॉक्स 1 बॉक्स 2। ऑलराइट, बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो ये देखिए ये हमारे पास बॉक्स 1 है और ये हमारे पास बॉक्स 2 है। ओके, 2 बॉक्सेस है, इसके अंदर है 3 रेड और 6 ब्लैक। ठीक है, और बैग 2 के अंदर है 5 रेड और n ब्लैक। तो इसके अंदर टोटल हो गई 9, इसके अंदर टोटल हो गया m5 + n। ऐसा कुछ हम देख चुके हैं अभी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी में जब क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर n हमें मालूम नहीं है। आगे वन ऑफ द 2 बॉक्स 1 and 2 इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो यानी E1 यहाँ पर हो गया, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, E2 बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड, और इनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं हिंट दे रहा हूँ, लैंग्वेज आप अपने आप लिख देना, क्योंकि 2 बॉक्स हैं तो इक्वल चांस होते हैं उनके। आगे बोल रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब कोई भी एक बॉक्स लिया और उसमें से एक बॉल निकाली। द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, और जो बॉल निकली वो रेड निकली। तो यहाँ पे ए क्या है, रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, तो A/E1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, A/E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 2। ये कुछ हो जाएगा, है ना। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ से निकलेगी तो 3/9 निकलेगी, और यहाँ से अगर निकलेगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है 5, तो 5/5 + n निकलेगी, है ना, टोटल। चलो जी, अब कह रहा है ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम बैग 2 इज 1/3। देखो यहाँ पे एक कंडीशन दे दी इसने, यहाँ बता रहा हूँ, इसने कह दिया बैग 2 से हाँ बॉक्स 2 से रेड बॉल आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 दे दी। तो भाई इसका फॉर्मूला आपको बनाना आता तो है बेस थ्योरम का। यहाँ क्या आता है E2, यहाँ क्या आता है A/E2, यहाँ क्या आता है नीचे तो सब कुछ आता है, तो सब कुछ निकाल के इज इक्वल टू कितना है 1/3, वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, मतलब जो चीज़ तुम्हें निकालनी होती थी वो चीज़ इसने दे दी। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेना और आपका आंसर जो आएगा n = 25 आएगा। तो गाइस सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे, प्लीज अच्छे से रिवाइज करें, ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्राज हैं। ओके, देखिए गाइस ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसमें 7 का आंसर 2/3 आएगा, 8 में फर्स्ट पार्ट का 12/17, सेकंड का 5/17 और 9 का आंसर 3/7 आएगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने टाटा नगर वाला दिया था, ऐसे ये लंदन और क्लिफ्टन वाला है, अपने आप को ट्राई करो। बाकी ये 2 क्वेश्चन जो साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए गाइस कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैंने और छोड़ दिए हैं, 32, 33, 34, 35, इनको आप देख लेना। 35 तो बता चुका हूँ मैं, और भी कुछ क्वेश्चन है 36, 37, 38, 39, तो इनको देख लेना। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, और देखिए ये इनके आंसर्स हैं 32 से लेके 39 तक। तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई जरूर करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, कुछ भी करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।